नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण। कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभा को किया संबोधित। धर्म के आधार पर बजट के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा 4 जून के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। पीएम ने मुंबई में किया रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में राहुल गांधी से पूछा पाकिस्तान के सम्मान की बात करके उनकी पार्टी के लोग क्या कहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली में धारा 370 पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के सिंडिकेट को घेरा। मोतिहारी में जेपी नड्डा ने आरजेडी को रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल वाली पार्टी बताया। महोबा में योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को गरीबों के लिए काम करने वाला नेता बताया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस वार्ता को भी किया संबोधित। राहुल गांधी ने ओडिशा के बालांगीर में जनता से मांगे वोट। टीएमसी और आरजेडी नेताओं ने भी किया प्रचार। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में सचिव और उसके घरेलू सहायक के घर से मिले थे नोटों के पहाड़। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में सीएए के तहत पहली बार नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। ये कानून 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मार्च में सीएए नियमों को अधिसूचित किया था। इस साल मार्च महीने में देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद बुधवार को पहली बार सीएए के तहत आवेदन करने वाले कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पहले बैच के तहत कुछ लोगों को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र सौंपा। नागरिक प्रमाण पत्र हासिल करते समय इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। विद दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट रूल्स काफ़ी ईज आउट कर दिए गए हैं, तो रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं, तो काफ़ी जल्दी प्रोसीजर में हमें नए एक्ट के अंदर नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी स्मूथली। नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी सालों का स्ट्रगल था हमारा एक, और है तो एक पेपर, लेकिन ये बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। सीए बिल पास हुआ, हमारे दुख दर्द को उन्होंने सुना, हमें बहुत बड़ी खुशी है। भारत माता की जय। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिली, क्योंकि हम भारत के हो गए। भारत से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं, अमित शाह को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें हमें नागरिकता दिलवाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत में बहुत खुश है, बहुत इतना खुश है कि बस पूछो। आज तो नागरिकता मिल गई है, मन बहुत मतलब खुश हो गया। बस यहाँ आके हम खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे को लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर नया जन्म हुआ है, और हमारे नए जन्म के एक नज़रिए से देखा जाए तो हमारे मोदी और अमित शाह हमारे मतलब पेरेंट्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए कानून के तहत देश में पहली बार मिल रही नागरिकता के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीएए देश का कानून है,
और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समाज के लोग शामिल हैं, उनको मानवीय आधार पर भारत में नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने CAA का कानून बनाया था। इस कानून का मकसद इन 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ वहां हो रहे धार्मिक आधार पर अत्याचार की वजह से उन्हें न सिर्फ भारत में शरण देना है, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर भी उनके साथ न्याय करना है। CAA लागू होने के बाद पहले बैच के तहत नागरिकता पाने वाले लोग आज भी पाकिस्तान सरीखे देशों में उनके साथ हुए अत्याचार को भूल नहीं पाए हैं। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, मतलब जो हम लड़कियां हैं वो वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। और मतलब जो महिलाएं होती है उनके मन में मतलब इच्छाएं होती हैं मन की, वो उसको त्यागनी पड़ती है। वहाँ पे तो बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे हम मतलब कुछ कर नहीं सकते थे और वहाँ पे ऐसे कि हम वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर सकते थे। जैसे मैं पढ़ाई करना चाहता था, वहाँ पे नहीं पढ़ पाया और भी बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे खुल के काम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब हिंदू है, कुछ वहाँ पे सर उठा के नहीं चल सकता है। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है कि सर ये पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है, जैसे अपना कोई रोजगार नहीं है वहाँ, और महंगाई बहुत है और बहन बेटियों की इज्जत वहाँ नहीं है, बहुत दिक्कत है वहाँ सर। हिंदुओं के लिए तो बहुत दिक्कत है, धर्म परिवर्तन में और भी खाने पीने में भेदभाव है, और त्यौहार में कोई त्यौहार व्यवहार में हर एक चीज़ में मतलब बहुत भेदभाव है। तो वहाँ के लोग हमारे को एक कुछ समझते नहीं, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बुधवार को जिन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई उनमें दिल्ली में रहने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन 2014 से पहले भारत आ चुके ऐसे लोगों की तरफ से देश में अभी तक नागरिकता हासिल करने के लिए करीब 14,000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में इन हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया है कि इन लोगों को आज अपना मुल्क छोड़ने का मलाल भी नहीं है, बल्कि ये सभी भारत आकर बहुत खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं। आरिंद प्रताप सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का विश्वास जताते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि चुनाव के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। देश में धुआंधार जनसभाएं करके तीसरे कार्यकाल के लिए जनाशीर्वाद मांग रहे प्रधानमंत्री बुधवार को महाराष्ट्र में थे। डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर जोरदार हमले किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि उसके लिए मान्य विपक्ष का दर्जा भी मुश्किल है। यही वजह है कि चुनाव के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। पीएम ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर बाला साहब के हर सपने को चूर चूर करने का आरोप लगाया। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। पीएम ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश के बजट का 15% उसके वोट बैंक पर खर्च हो। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा
अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। पीएम ने कल्याण की जनसभा में भी इंडी अघाड़ी पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। पीएम ने कहा कि वो कांग्रेस के इस खेल को बेनकाब कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। पीएम ने कहा कि वो देश को टूटने नहीं दे सकते। जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हें अपने माता पिता को याद करने के लिए भी एल्बम पलटना पड़ता है। कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान की धमकियों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। पीएम ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग का भी आरोप लगाया। डिंडोरी से चंद्रशेखर और कल्याण से नितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के घाटकोपर में भव्य रोड शो किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एएनआई से बातचीत के दौरान पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पीओके की मांग मत कीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अमित शाह ने कहा, ये लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना अधिकार छोड़ दें? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एएनआई से बात करते हुए राम मंदिर के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक मुद्दा तब बना जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का पूरे इंडी गठबंधन ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से बहिष्कार किया। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना। ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है?
लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का चुनाव बाकी है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ी गारंटी दी है और वो गारंटी है 10 किलो फ्री अनाज की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 4 जून को गठबंधन की सरकार आने के बाद गरीबों को 5 के बजाय मुफ्त में 10 किलो अनाज दिया जाएगा। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने इंडी गठबंधन पर हमला किया। अमित मालवीय ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार के 2010 के समय का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुफ्त राशन देने का फर्जी वादा कर रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस इस विचार को पहले ही खारिज कर चुकी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, 6 सितंबर 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट को नीति निर्माण के दायरे में नहीं जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर इंडी अलायंस के दावों को भ्रामक और खोखला बताते हुए मोदी सरकार में रोजगार सृजन की दिशा ऐतिहासिक कीर्तिमान बनने व रिकॉर्ड रोजगार मिलने की बात कही है। एक बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर इंडी अलायंस लगातार झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष का भ्रामक दुष्प्रचार रेत के किले की तरह बिखर रहा है। स्कॉच समूह द्वारा पिछले 10 वर्षों में भारतीय रोजगार सृजन पर जारी रिपोर्ट ने विपक्ष के झूठे दावों की पोल खोल दी है। मोदीनोमिक्स के इस शानदार उदाहरण ने रोजगार पर विपक्षी भ्रामक दुष्प्रचार की जड़ों को हिला दिया है। स्कॉच की रिपोर्ट में सामने आया है कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं, जो कि दिखाता है कि मोदी सरकार की नीतियों से एक दशक में रोजगार के कितने अवसर मिले। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में जनता ने पहले ही मोदी सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पर अपनी मुहर लगा दी है और अब इस रिपोर्ट ने विपक्ष के दुष्प्रचार की कलई खोल कर रख दी है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, राजीव चंद्रशेखर और अर्जुन राम मेघवाल के साथ कई नेता शामिल थे। एस जयशंकर ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अन्य दल लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बार बार इन्हीं मामलों से आयोग को अवगत कराया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस बार आयोग के सामने उल्लंघन के 22 मामले रखे गए हैं। हम फिर से आए हैं और हमारी जो मुलाकात जो हुई इलेक्शन कमीशन के साथ ये थी कि हमने उनके सामने 22 ऐसे उदाहरण रखे जिस पे पहले शिकायत हो चुकी थी, जो हम उनके ध्यान में लाए थे और हमने उनको एक बार और दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी द्वारा सैनिकों पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से हमारे सैनिकों के मनोबल को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब का बेटा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा हो। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर चुनावी रैली में यही कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो संविधान बदल देगी, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकारों के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार, नानी इंदिरा गांधी ने 31 बार और पिता राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदलने का काम किया।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी आजकल लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी हर रैली में ये कहते दिख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान के लिए लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल हर जगह कह रहे हैं कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सुई संविधान पर अटक गई है और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो वो भारत का संविधान बदल देंगे। मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी संविधान बदलने जैसा निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने और आदतन अपराधी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग को शिकायत के बाद भी राहुल गांधी के बार बार संविधान को लेकर भाषण देने पर लोगों ने उनके पिता राजीव गांधी का वो बयान शेयर करना शुरू कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बार बार संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने पर आग लगा देने की धमकी देने वाले राहुल के परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार, इंदिरा गांधी ने 31 बार और पिता राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदले। ऐसे में लोग संविधान को लेकर दिए गए राजीव गांधी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। उधर जानकारों की माने तो संविधान बदलने की बात कहकर राहुल गांधी भले ही अपने लिए राजनीतिक स्पेस बनाने की जुगत में हैं, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के अपने ही दामन दाग से भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश पर थोपा गया आपातकाल संवैधानिक मूल्यों के प्रति कांग्रेस की आस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में फैसला सुनाया था। इंदिरा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बजाय आपातकाल की घोषणा करवा दी और सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली थी। बिना किसी अदालती कार्यवाही के संसद से विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार स्थगित कर दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को भी बदल दिया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। जानकार संविधान की बेमतलब दुहाई दे रहे राहुल गांधी को चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के कांग्रेस के काले इतिहास की भी याद दिलाते हैं। आज संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रपति शासन लगाने का लंबा इतिहास रहा है। देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। इनमें से 7 बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में लगाया गया तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1980 में केवल 3 दिनों के भीतर ही 9 राज्यों में बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया गया था।
यही नहीं, विपक्ष यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कैसे कमतर किया, ये भी याद दिला रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के समानांतर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल गठित कर प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को कलंकित किया गया था। अब बड़ा सवाल, राहुल गांधी की जिस पार्टी के दामन पर इतने दाग हैं, उनको आज अचानक संवैधानिक मूल्यों की इतनी चिंता क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर वहां पर, दरअसल हम मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो निवर्तमान सांसद हैं अजय निषाद, उनका टिकट काट दिया है। राजभूषण चौधरी निषाद पेशे से चिकित्सक हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर साहब, आप नामचीन चिकित्सक हैं, फिर सियासत में आने का विचार कैसे हुआ? सेवा की भावना से हम राजनीति में कदम रखे हैं और पार्टी ने मुझे मुजफ्फरपुर लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है। मुजफ्फरपुर का सांसद बनने का मौका मिला तो वो कौन सा बड़ा काम करेंगे जिससे लोग आपको याद रखें? देखिए, मुजफ्फरपुर में चूँकि बहुत दिनों से कोई ढंग का काम नहीं हुआ है, तो इसलिए काम का बहुत संभावना है। यहाँ पर विकास के लिए बहुत सारे आयाम क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर का सौंदर्यीकरण की बात हो, जो हमारे जॉर्ज साहब का कभी सपना हुआ करता था। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए और मुजफ्फरपुर को एक सुंदर विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रिया राजभूषण निषाद बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है तो जीत के प्रति पूरी तौर पर आश्वस्त हैं। अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये पता चलेगा तब जब मतगणना का काम पूरा होगा। कैमरामैन ललित के साथ मुजफ्फरपुर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी का मामला सुर्खियों में है। इस बीच बीजेपी सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं स्वाति के पूर्व पति ने भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल पर बदसलूकी के आरोप मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा आम आदमी पार्टी से लगातार ये सवाल कर रही है कि स्वाति मालीवाल चुप हैं या उन्हें चुप कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध जताया। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? इस मामले पर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा। तो आप सोचिए, दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं? और आप लोग भी अब देख रहे हैं क्या असली चेहरा है, क्या चरित्र है आम आदमी पार्टी का। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आप के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने पूरे प्रकरण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में महिला अपराधों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल अपने खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद भी चुप क्यों बैठी हैं। हालांकि पार्टी फोरम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुद उनके साथ बदसलूकी किए जाने की बात को स्वीकार कर ये कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। पर अभी तक पूरे मामले में कार्रवाई न होने पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सवालों के घेरे में हैं। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा